जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। अच्छा, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट मॉक ट्रायल्स कि व्हाट आर मॉक ट्रायल कंपटीशन एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मूड कोर्ट कंपटीशन। आज की हम क्लास में ना थोड़ा सा इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमने अपनी पिछली क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कीम, कि जब आप एक मॉक ट्रायल के अंदर होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। जिसमें हमने देखा था कि उसमें आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, डायरेक्ट एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, और फिर उसके बाद आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो उनको लिखा किस तरीके से जाता है, इन चीज़ों के ऊपर आज के सेशन में हम फोकस करेंगे। और रिसर्च के एस्पेक्ट से जो है मॉक ट्रायल के अंदर आपको किस तरीके से रिसर्च करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपने ध्यान में रखनी होती हैं, उन सब एरियाज को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग विद लीगल रिसर्च, मूड कोर्ट कंपटीशन के अंदर और मॉक ट्रायल कॉम्पिटिशन्स के अंदर रिसर्च के जो मैकेनिज्म्स होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो किस तरीके से कि वेन एवर यू आर इन सेटिंग ऑफ अ मूड कोर्ट कंपटीशन, तो उसमें जो है आपको जो है ये रिक्वायर किया जाता है दैट यू आर सपोज टू प्रिपेयर टू मेमोरियल। एक आपने एप्लीकेंट साइड का बनाना है, दूसरा आपने रेस्पोंडेंट साइड का बनाना है। वो दो मेमोरियल्स बनाने के बाद यू आर सपोज टू सबमिट दोज मेमोरियल्स वर्चुअली, जो भी सोसाइटी का ईमेल वगैरह होता है ऑर्गेनाइजर्स का। जब वो आप वर्चुअल सबमिशन अपनी करवा देते हो, तो दैट इज कंसिडर्ड कि यू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओरल राउंड, ठीक है। तो फिर आप उसके बाद अपने ओरल राउंड पे जाकर अपीयर होते हो। तो वो जो रिटर्न सबमिशन करवाना मूड कोर्ट कंपटीशन के अंदर, दैट इज मैंडेटरी, अनलेस के ऑर्गेनाइजर्स ने कोई आपको एक्सेप्शन दी है, वो अलग सिचुएशन हो सकती है, बट इन जनरल केसेस जो मेमोरियल सबमिट करवाना मूड कोर्ट कंपटीशन के अंदर, इट इज वेरी एसेंशियल। उसके बगैर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते ओरल राउंड के लिए। बट जो मूड मॉक ट्रायल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इनमें ऐसे नहीं होता। इनमें आपको कोई रिक्विजाइट जो है वो सबमिशन नहीं करवानी होती, कोई मेमोरियल नहीं बनने होते, कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं बनाना होता जो बनाकर आपने ऑर्गेनाइजर्स को सबमिट करवाना होता है। बट यस, यू हैव टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट ब्रीफ्स अपने लिए, जिसमें आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, आप अपनी डायरेक्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस बनाते हैं, आप उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो ब्रीफ्स बन रहे होते हैं, दे आर नॉट सपोज टू बी सबमिटेड टू दी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, बट वो आपके लिए होते हैं ताकि आप जब एक कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करें तो यू डोंट मिस आउट एनीथिंग, ठीक है, और हर चीज़ आपके पास अवेलेबल हो ऑर्गेनाइज तरीके से। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने मॉक ट्रायल कॉम्पिटिशन्स के अंदर जो है वो कोई रिटर्न सबमिशन नहीं करवानी होती, सो व्हाई व्हाट इज द रोल ऑफ रिसर्च हियर, ठीक है। रिसर्च का वहां पर ये रोल होता है कि जब भी आपको एक केस फाइल दी जाती है, इस तरीके से हम मूड कोर्ट कंपटीशन के अंदर एक प्रोपोजिशन को मूड प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कहते हैं, या कॉम्प्रोमी कह के रेफर। उसी तरीके से जो है आपकी जो मॉक ट्रायल कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें जो आपको प्रोपोजिशन दी जाती है उसको केस फाइल कहा जाता है। उसको केस फाइल इसलिए कहा जाता है कि उसमें एक तो फैक्चुअल पोजीशन आपको दी जाएगी, लाइक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दी जाती है कि दीज आर द फैक्ट्स जिनके अंदर आपने रहकर सारे मामला को देखना है। फिर उसके साथ आपको कुछ एग्जिबिट्स दिए जाते हैं। उस एग्जिबिट्स में जो है विटनेस की स्टेटमेंट होती हैं, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस की स्टेटमेंट हो सकती हैं, डिफेंस के विटनेसेस की स्टेटमेंट हो सकती हैं, वो सारी उसमें लगी होती हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई होती है, और वो केस फाइल का हिस्सा होती है। फिर उसके बाद एग्जिबिट्स होते हैं, लेट्स सपोज कोई मर्डर वेपन था उसको रखा गया है, वो आपका उसके अंदर शामिल होगा। साइट इंस्पेक्शन किया गया उसका मेमो, वो उसमें शामिल हो सकता है। कोई रिपोर्ट्स हैं, कोई सीडीआर है, इस किस्म के जो एविडेंसेस होते हैं वो भी उस केस फाइल का हिस्सा होते हैं। डिफरेंट एनेक्सेस आपको उसमें देखने को मिलते हैं। तो आपकी केस फाइल के अंदर क्या दो चीजें आ गई, एक तो फैक्चुअल पोजीशन आ गई, दूसरा स्टेटमेंट्स आ गई, और तीसरा उसमें आपके जितने भी एविडेंसेस होते हैं वो उसके अंदर आपको अटैच मिलेंगे। अब जो है आपने क्या करना होता है, आपने ये देखना होता है कि आपकी प्रोपोजिशन क्या है और उसके ऊपर कौन से कवानीन अप्लाई होते हैं। लेट्स सपोज अगर उसको पाकिस्तान की सेटिंग के ऊपर रखा गया है और कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि हाउस ट्रेसपास का है, ठीक है। तो हाउस ट्रेसपास के ऊपर आप देखेंगे पाकिस्तान का कौन सा कानून है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और उसके ऊपर जो है कौन कौन से आपके पास केस लॉज अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपने रिसर्च इस पॉइंट के ऊपर करनी कि जो इश्यूज हैं, जो लीगल क्वेश्चंस हैं आपके उस केस फाइल के अंदर, उनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से आ रहे हैं, देन यू आर सपोज टू सी कि भाई क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ ट्रेसपास, ठीक है। और उसमें क्या क्या केसेस हमारे पास है जो कि इसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये इंग्रेडिएंट वहां पर हो सकते हैं।
अगर आप आ आते हैं वहां पर डिफेंस की तरफ से, ठीक है, तो डिफेंस की तरफ से आपने देखना है कि हमारे इस केस के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट नहीं हो रहे, या कौन से ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जो कि आपको फेवर कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज ऐसा डिफेंस आपने वहां पर ये देखनी होती है कि क्या आप कोई वहां पर डिफेंस की प्ली लेना चाहते हैं। लेट्स सपोज सेल्फ डिफेंस की आप प्ली लेना चाहते हो, इंटॉक्सिकेशन की प्ली लेना चाहते हैं। लाइक आपने देखा हो ना पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 82 से लेकर आपके 106 तक, आई बिलीव दीज आर दी जनरल डिफेंसेस जो आप वहां पर ले सकते हैं। तो अगर डिफेंस की साइड से आप कोई प्ली लेना चाहते हैं तो आप उस प्ली के ऊपर भी अपनी रिसर्च करके जाते हो कि जो भी किया गया वो एक लेट्स सपोज अंडर मिस्टेक किया गया, या फिर जो है मतलब मिस्टेक ऑफ जो है फैक्ट किया गया, या फिर जो है वो इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में किया गया, तो किस तरीके से वो पर्टिकुलर सिचुएशन आपको एक डिफेंस प्रोवाइड करती है और कानून उसके ऊपर क्या कहता है, कौन से सेक्शन के मुताबिक आपको वाला डिफेंस वहां पर मिलना चाहिए। तो दोनों साइड से आपने लॉज और जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो केस लॉज होते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करनी होती है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, रूल्स ऑफ एविडेंस। रूल्स ऑफ एविडेंस जो है, बाज़ औक़ात आपको ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉ ऑफ एविडेंस एप्लीकेबल है, हो सकता है कोई ऐसा कंपटीशन हो वो कहे कि जो पाकिस्तान के अंदर लॉ ऑफ एविडेंस है, जो कि कानूनी शहादत ऑर्डर है, वही आपका जो है रूल्स ऑफ एविडेंस कहलाएगा। ठीक है। बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइजर्स खुद आपको जो है एक अलग से डॉक्यूमेंट बना कर दें और कहें कि इस कोर्ट के सामने, इस मॉक ट्रायल की कोर्ट के सामने आपने जितने भी एविडेंसेस देने हैं, कौन से आप दे सकते हो, कौन से नहीं दे सकते, वो सारा कुछ आपको रूल्स ऑफ एविडेंसेस में मिलेगा। अब रूल्स ऑफ एविडेंस आपको क्या बताता है कि शहादतें जो आप गवाही कोर्ट में रिटर्न या ओरल दे सकते हो, वो किस तरीके से दे सकते हो, कैसे रेगुलेट होगी। उसमें रिटर्न एंड ओरल दोनों चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, क्या चीज जो है हेयर से एविडेंस होगा और क्या हेयर से एविडेंस जो है वो एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है। क्या प्राइमरी एविडेंस होगा, क्या सेकेंडरी एविडेंस होगा। ठीक है। कौन सा एविडेंस जो है रेलेवेंट होगा, कौन सा एविडेंस आपका रेलेवेंट नहीं होगा, ये सारा कुछ आपको कौन बताता है, रूल्स ऑफ एविडेंस बताते हैं। ठीक है। कहाँ पर वो चीज हेयर से है, कहाँ पर हेयर से की एक्सेप्शन है, ये सारा कुछ आपको रूल्स ऑफ एविडेंस में देखने को मिल सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपको अलग से डॉक्यूमेंट दे दिया जाए या आपको रेफर कर दिया जाए कि पाकिस्तान के जो रूल्स ऑफ एविडेंस है, जो लॉ ऑफ एविडेंस है, वही यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो आपने उसको भी गो थ्रू करना है कि आपके पास केस फाइल के अंदर लेट्स सपोज एक टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन की बात हो रही है। फिर आपको ये एस्टैब्लिश करना है कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो किस किस्म का एविडेंस है। 164 कहता है कि यूएसओ का कि भाई इट कैन बी टेकन एज अ पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है। उसके ऊपर कोई केस लॉज है, वो केस लॉज लेकर आ जाए। ठीक है। इसी तरीके से कोई ऐसा एविडेंस है जो कि हेड से एविडेंस है, प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर रिलाई करेगी, आपको पता है यू आर फ्रॉम द डिफेंस साइड, तो आपने जो है क्यूएसओ में जाकर ये देख लेना है कौन सा ऐसा पर्टिकुलर आर्टिकल है जो ये कहता है कि हेड से एविडेंस इज नो एविडेंस। चार सिचुएशन या तीन सिचुएशन मेरे ख्याल से हैं जिनमें जो है हीट से एविडेंस एडमिसिबल होता है, उसके अलावा एडमिसिबल नहीं होता। ठीक है। तो आपने उस रूल को और उन एक्सेप्शंस को पढ़ के जाना है और ये पॉइंट लेना है कि किस तरीके से आपका आपकी वो एक्सेप्शन यहाँ पर नहीं लगती, एंड देयरफॉर जो हेयर से एविडेंस है वो यहाँ पर एडमिसिबल नहीं है। फिर उसके ऊपर केस लॉज देखना चाहें तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। कोर्ट रूम प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट रूम प्रोसीजर से मुराद क्या है कि आप किस किस्म के ट्रायल के अंदर खड़े हुए हैं। बाज़ औक़ात जो है आपका जो ट्रायल होता है वो ज्यूरी ट्रायल होता है, बट जो मॉक ट्रायल्स के अंदर ज्यूरी ट्रायल्स जो है हमारे पास होते नहीं है। ज्यूरी ट्रायल्स के बारे में अगर आपको पता हो तो वो इस तरीके से होता है कि कोर्ट रूम के अंदर एक जज बैठा होता है, साइड में एक ज्यूरी होती है, एक प्रोसिक्यूशन की साइड होती है, एक डिफेंस की साइड होती है, बाकी दूसरा कोर्ट रूम का स्टाफ होता है। तो ज्यूरी का वहाँ पर काम ये होता है कि जो फैक्चुअल पोजीशन है उनको स्टैब्लिश करना। जज का काम क्या होता है वहाँ पर जो लीगल पोजीशन है उसको अप्लाई करना कि कानून क्या कहता है। ठीक है। तो वो बेसिकली एक ज्यूरी ट्रायल कहलाता है, वहाँ पर चॉइस होती है पार्टी के पास। हमारे पास जो मॉक ट्रायल कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें ज्यूरी ट्रायल्स नहीं होते, बिकॉज एक लिमिटेड कैपेसिटी लिमिटेड टीम्स के अंदर आप एक सेटिंग चला रहे होते हो, सो इट इज नॉट लाइक वाइबल कि जो है वहाँ पर ज्यूरी को भी अलग से लेकर आया जाए, और ज्यूरी की फिर अलग से रिक्वायरमेंट होती है दैट दे शुड बी इम्पार्शियल, जो है इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो कोर्ट रूम प्रोसीजर से मुराद क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पहले ओपनिंग स्टेटमेंट आएगी, ओपनिंग स्टेटमेंट को आपने किस तरीके से लिखना है, उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ठीक है। डिफेंस आएगा, डिफेंस ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट देनी है, उसने क्या क्या चीजें बतानी है। ठीक है। वेदर इट कैन बी प्री रिटन या बाद में लिखी जाएगी, इस चीज के ऊपर आप देखोगे। फिर उसके बाद जब आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर आते हो तो आपने ये रिसर्च करना होता है कि जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ क्या वो सवाल रेलेवेंट है, क्योंकि आपकी कानूनी शहादत के मुताबिक या लॉ ऑफ एविडेंस के मुताबिक क्वेश्चन का रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपके फैक्ट से, आपके केस से और इवन आपके विटनेस के साथ रेलेवेंट नहीं है तो आप उसको पूछ नहीं सकते। ठीक है। अदर साइड ऑब्जेक्शन उठा सकती है कि योर ऑनर ऑब्जेक्शन ऑफ रेलेवेंसी, कि ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है दिस इज नॉट रेलेवेंट।
टू द केस या टू द विटनेस, जो विटनेस टेस्टिमनी दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कोर्ट रूम प्रोसीजर के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जब डायरेक्ट एग्जामिनेशन में या क्रॉस एग्जामिनेशन में जाएंगे तो वहाँ पर प्रोसीजर किस तरीके से जो है वो रेगुलेट होगा। इस चीज़ को भी हम आगे जाके देखते हैं। तो इनमें कहने का सारा मकसद ये था, इनमें जो है आपको एक डॉक्यूमेंट बनाकर ऑर्गेनाइजर्स को सबमिट करवाने की जरूरत नहीं होती, बट आपने अपने लिए रिसर्च करनी होती है कि कौन सा लॉ अप्लाई होता है, कौन से प्रेसिडेंट्स हैं, व्हाट आर द रूल्स ऑफ एविडेंसेस, और कोर्ट रूम का प्रोसीजर किस तरीके से चलता है, ठीक है। अब जब हम इसमें लीगल रिसर्च कर रहे होते हैं तो लॉ के अंदर हमने सब्सटैंटिव लॉ को भी देखना होता है कि जैसे कि मैंने बताया जो ट्रेसपास है दैट इज अ सब्सटैंटिव लॉ। कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि इसके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स जो कि प्रोसिक्यूशन ने स्टैब्लिश करना है और डिफेंस ने जो है उसको डिससेटिस्फाई करना है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर को फॉलो करके जो है इसको इस लॉ को जो है इन्फोर्स करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात करें तो अगर हम कहें कि भाई एक एफआईआर है और एफआईआर के बाद ट्रायल चलेगा, उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है। अगर उस प्रोसीजर में किसी किस्म की गलती गई है तो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। सेम चीज़ है डिफेंस के लिए वहां पर जाती है। रूल्स ऑफ एविडेंस को हमने डिस्कस कर लिया, और उसके बाद एथिकल कंसिडरेशन। आपने जो है जब एक मॉक ट्रायल की सेटिंग के अंदर होते हैं तो आपने विटनेस को बैजर नहीं करना, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं करनी। आपकी एथिकल ड्यूटी है, ठीक है, दोनों साइड के लिए। वहां पर आपने जो है जजेस के साथ बड़े तरीके से पेश आना है, ठीक है। इट इंक्लूड्स इन योर लीगल रिसर्च कि आपने इस चीज के ऊपर भी काम करके वहां पर जाना होता है, खुद को प्रिपेयर करके जाना होता है, ठीक है। तो सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजर लॉ का वैसे बेसिक डिफरेंस तो आप लोगों को पता होगा। सब्सटैंटिव लॉ सेज कि भाई व्हाट आर द राइट्स, और अगर इन राइट्स की वायलेशन होती तो क्या सजा हो सकती है। प्रोसीजर ये बताता है कि भाई जब एक राइट की वायलेशन हो जाती है या ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है तो उसके बाद क्या ऐसा मैकेनिज्म है जिसको फॉलो करके उस बंदे को पनिश करवाया जाएगा या रेमेडीज जो है उनको अवेल किया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक किस्म की आपने लीगल रिसर्च वहां पर करके अपने कुछ ब्रीफ्स बनाने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं जिनमें आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट होती है, क्लोजिंग होती है, डायरेक्ट और क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन होते हैं। वो कैसे बनते हैं उनको हम आगे जाकर देखते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इसके लीगल ड्राफ्टिंग के एस्पेक्ट की, तो जो है आप अगर एक न्यूबीज हैं, ठीक है, तो न्यूबीज के बाद जो है यू आर गोइंग इन अ मॉक ट्रायल सेटिंग, तो सबसे पहले आपने जो है क्या करना होगा, आपके पास कुछ ना कुछ रिटर्न में होना चाहिए, वो कंप्यूटराइज हो या हैंड रिटर्न हो। बिकॉज आपका वहां पर बोल तो आप अदरवाइज भी लेंगे, ठीक है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, बट आप वहां पर ऑर्गेनाइज नहीं हो। आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि पहले आपने क्या बात करनी है, बाद में आपने क्या बात करनी है। आपको ये नहीं पता होगा कि आया कि आप अपनी बात जो है वो विद इन स्पेसिफिक टाइम जो है वो बता पाएंगे, या उससे पहले ही खत्म कर दोगे या उससे बाद में कर दोगे। आपके पास हो सकता है अल्फाज खत्म हो जाए। इसलिए जो है मॉक ट्रायल के अंदर क्या किया जाता है, आपके जितने भी ओपनिंग स्टेटमेंट्स हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट्स हैं, सवाल जवाब हैं, उनको लिख कर जाया जाता है, उनकी तैयारी करके ये जाई जाती है, ताकि आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है उसमें अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दे सकें, ठीक है। कहीं पर अगर लेट्स सपोज आप कुछ भूल भी जाते हो तो आपके पास एक रोड मैप होगा जो आपको बताएगा कि भी यहाँ से आपने दोबारा से स्टार्ट करें तो आप वहां से दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। फॉर्मल सबमिशंस कोई नहीं होती, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब आपके अपने इस्तेमाल के लिए, आपकी टीम के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको बताएंगे कि इसमें अगर जो है ये सवाल पूछूंगा तो उसका ये जवाब आएगा, ये जवाब आया तो मेरा ये फॉलो अप क्वेश्चन होगा, ये फॉलो अप क्वेश्चन का जवाब आया तो मेरा ये सेकंड फॉलो अप क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस तरीके से पूरी हम वहां पर चेन बना के जाते हैं लॉजिकल सीक्वेंस के तहत, ठीक है। अच्छा, चलो हम आ जाते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट और इन इन चीज़ों के ऊपर। इन चीज़ों को हमने कल भी डिस्कस किया। देखो ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होती है, ये बेसिकली एक स्कीम होती है मॉक ट्रायल, इस तरीके से मूड कोर्ट कंपटीशन की स्कीम होती है ना, कि पहले एप्लीकेंट्स आते हैं, फिर रेस्पोंडेंट्स आते हैं, फिर एप्लीकेंट्स आते हैं, फिर रेस्पोंडेंट्स आते हैं। उसी तरीके से मॉक ट्रायल कंपटीशन की भी एक स्कीम होती है जिसको फॉलो किया जाता है। इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट होती है दोनों साइड्स की। पहले प्रोसिक्यूशन का काउंसिल आएगा, वो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट देगा विद इन अ पर्टिकुलर टाइम, 5 मिनट हो, 6 मिनट हो, 8 मिनट हो। फिर डिफेंस का काउंसिल आएगा, वो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट देगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एविडेंस स्टेज के ऊपर। पहले प्रोसिक्यूशन की साइड का एविडेंस लीड किया जाएगा, फिर डिफेंस की साइड का। प्रोसिक्यूशन का जब एविडेंस लीड करना स्टार्ट होता है तो जजेस उनको कहते हैं कि भाई नाउ द प्रोसिक्यूशन साइड में लीड देयर एविडेंस। तो प्रोसिक्यूशन सबसे पहले अपना पहला विटनेस लेकर आएगी। पहला विटनेस जब आएगा उसको जो है प्रोसिक्यूशन क्या करेगी, उसको प्रोसिक्यूशन का जो अपना काउंसिल होगा वो उसको डायरेक्ट करेगा। उसको कहते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन या चीफ एग्जामिनेशन। चीफ एग्जामिनेशन हमेशा प्रोसिक्यूशन का अपना काउंसिल करेगा अगर प्रोसिक्यूशन का विटनेस है तो, ठीक है। उसमें बेसिकली होता है क्या है कि जो आपकी स्टेटमेंट एग्जिबिट के अंदर लगी होती है उसी को ऑन रिकॉर्ड लेकर आया जाता है सवाल जवाब। जैसे कि पहले उसे ओथ ली जाती है, उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है जिसको हम आगे जाके देखेंगे। पहले ओथ ली जाती है, फिर कहा जाता है अपना नाम बताएं कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए,
फिर पूछा जाता है कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। तो वाई, होम, व्हाट, विच, इस तरीके से सवाल जो है ना पूछकर वो सारी इंफॉर्मेशन जो पहले से रिटर्न होती है, ये नहीं कि न्यू इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जाती है, जो पहले से उस विटनेस की स्टेटमेंट के अंदर एग्जिबिट में लगी होगी उसी को ऑन रिकॉर्ड लेकर आया जाएगा सवाल जवाब पूछ। तो जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जो प्रोसिक्यूशन का काउंसिल होगा उसने सवाल जवाब ऐसे फ्रेम करने होते हैं। जब प्रोसिक्यूशन के विटनेस वन की डायरेक्ट एग्जामिनेशन हो जाती है तब जो है जो अदर साइड है, जो डिफेंस साइड है, उसको ये कहा जाता है कि अब आपका वकील आकर इसको क्रॉस कर, तो वो आता है वहां पर उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है मतलब ये होता है कि जब अदर साइड का काउंसिल आकर किसी विटनेस को सवाल जवाब पूछे उससे, ठीक है, उसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। इसकी भी प्रॉपर स्कीम होती है। फिर इस तरीके से एक विटनेस उसका डायरेक्ट हुआ, उसका क्रॉस हो गया, फिर प्रोसिक्यूशन का आता है विटनेस नंबर टू, उसका डायरेक्ट हुआ, उसका उसका डायरेक्ट हुआ पहले, फिर उसका क्रॉस हो गया। जैसे सपोज दो विटनेस से खत्म हो गए, अब कहा जाता है नाउ डिफेंस साइड में लीड द एविडेंस स्टार्टिंग विद डिफेंस विटनेस नंबर वन। तो डिफेंस का जब पहला विटनेस आता है, ठीक है, उसकी डिफेंस का ही काउंसिल डायरेक्ट एग्जामिनेशन करवाएगा जिसको हम चीफ एग्जामिनेशन कहते हैं। फिर डिफेंस के ही काउंसिल प्रोसिक्यूशन के काउंसिल को कहा जाएगा अब आप आकर इसको क्रॉस कर सकते हो। तो डिफेंस के विटनेस का पहले डायरेक्ट हो गया बाय हिज ओन काउंसिल, फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। फिर डिफेंस का वो दूसरा विटनेस आता है, उसका पहले डायरेक्ट हो गया, फिर उसका क्रॉस हो गया। यहाँ पर जो है डिफेंस की एविडेंस की साइड भी क्लोज होती है। फिर पार्टीज को कहा जाता है कि अगर आप इसको रीडायरेक्ट या री क्रॉस कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। फिर उसके बाद इन दी एंड जो है क्लोजिंग स्टेटमेंट की बारी आती है। पहले प्रोसिक्यूशन को कहा जाता है कि आप अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट दें, फिर डिफेंस साइड को कहा जाता है कि आप जो है अपनी वो क्लोजिंग स्टेटमेंट दें, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जिस तरीके से आपके मॉक ट्रायल कॉम्पिटिशन जो है वो चलते हैं। हम इन पर्टिकुलर चीज़ों को अलग अलग करके देखते हैं कि जब आपने एक ओपनिंग स्टेटमेंट ड्राफ्ट करनी होगी तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन के लिए सवाल जो आप पूछेंगे किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्रॉस में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और क्लोजिंग में किन चीज़ों का ख्याल रखना है आप। तो स्टार्टिंग विद ओपनिंग स्टेटमेंट। देखिए ओपनिंग स्टेटमेंट हमेशा आपका एक रोड मैप होती है, ठीक है। आपने कोर्ट को ये बताना होता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये आप पहले से लिख कर आते हो। पहले से लिख कर आना क्यों जरूरी है? आप ऑर्गेनाइज रहोगे, विद इन टाइम जो है आप वहां पर इसको सबमिट कर पाओगे, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखें, मॉक ट्रायल कॉम्पिटिशन के अंदर जजेस का रोल जो है वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर का होता है। जजेस सिर्फ इंटरफेयर तब करते हैं जब कोई भी काउंसिल खड़ा होकर कहता है आई हैव एन ऑब्जेक्शन, तो जज उससे पूछता है व्हाट इज द ऑब्जेक्शन, ठीक है, तो वो अपना ऑब्जेक्शन एक्सप्लेन करेगा। फिर अदर साइड के काउंसिल से पूछा जाता है यस व्हाट्स योर कंटेंशन, या डू यू हैव एन एक्सप्लेनेशन, तो वो अपनी एक्सप्लेनेशन देगा। फिर उसके बाद जज जो है डिसाइड करता है कि वेदर दिस ऑब्जेक्शन रेज बाय अ पर्टिकुलर साइड शुड बी सस्टेन्ड, या उसको ओवर रूल करना चाहिए, ठीक है। अगर वो सस्टेन करता है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, द काउंसिल इज डायरेक्टेड टू रिफ्रेम। अगर जो है लेट्स सपोज उसको ओवर रूल किया जाता है, ठीक है, तो जज का कहने का ये मकसद होता है दैट द अटॉर्नी में कंटिन्यू जो भी उसने सवाल जवाब पूछा है। तो डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्शंस होते हैं जिनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, बिकॉज ओरल एडवोकेसी के अंदर वो चीज़ें शामिल होती हैं आपकी, ठीक है। तो फिलहाल हम ओपनिंग स्टेटमेंट को डिस्कस करें। तो ओपनिंग स्टेटमेंट आपका जिस तरीके से एक इंट्रोडक्शन होता है, एक रोड मैप होता है दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू एज अ प्रोसिक्यूशन, या व्हाट यू आर गोइंग टू डू बिफोर दिस कोर्ट एज अ डिफेंस साइड, ठीक है। उसमें आप जो है स्टार्ट करते हो पहले जो फैंसी स्टेटमेंट के साथ दैट दिस केस इज नॉट ओनली अबाउट जस्टिस बट राइट्स ऑफ द पीपल, इस तरीके से करके जो है आप उसको स्टार्ट कर सकते हो फैंसी स्टेटमेंट लगाकर, डिपेंडिंग अपॉन जिस साइड को जो है आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल प्रोसिक्यूशन की साइड ने ये लाइन बोल दी, डिफेंस की साइड आएगी, डिफेंस की साइड कह सकती है कि वी डू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट टुक प्लेस, बट उसकी वजह से जो है आप किसी दूसरे बंदे के राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल राइट टू ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल वगैरह, इस तरीके से, ठीक है। तो डिफेंस ने डिफेंसिव रोल लेना होता है, प्रोसिक्यूशन ने अपनी प्रोसिक्यूशन करनी होती है, तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर परसुएसिव लाइंस थोड़ी स्टेटमेंट ऐड करते हो वहाँ पर, ठीक है। इतनी भी नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, दो से तीन सेंटेंस आपने बता दिए, देन यू प्रोसीड टुवर्ड योर फैक्चुअल पोजीशन कि आपकी वर्जन के मुताबिक प्रोसिक्यूशन अपना बताएगा, डिफेंस अपना बताएगा कि व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि ऑन द नाइट ऑफ फलाना इतने बजे जो है ये वाला वाकया होता है जिसमें इस तरीके से होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ये सारा कुछ आपने बता दिया। अब जो है आपने क्या करना होता है, आपने बताना होता है व्हाट इज द एविडेंस जो कि प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट करता है, एंड व्हाट इज द एविडेंस जो कि डिफेंस के केस को सपोर्ट करता है। तो आप उस एविडेंस का रोड मैप देते हो। फॉर एग्जांपल आपका जो दो विटनेसेस हैं, तो प्रोसिक्यूशन बताएगा दैट इन ड्यूरिंग
our proceedings we will be examining two witnesses। पहला विटनेस ये है जो कि ये गवाही देगा, दूसरा विटनेस ये जो कि ये गवाही देगा। उसके अलावा अगर आप कोई जो है एग्जिबिट्स वगैरह कोर्ट में देंगे, कोई सबूत वगैरह एग्जिबिट करवाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जो कि अगेन आपकी केस फाइल के अंदर है, बट आप कोर्ट को बताते हैं दैट वी रिक्वेस्ट टू सबमिट एग्जिबिट नंबर फलाना, फिर जज देखेगा, या आप स्क्रीन शेयर करके बताओगे जज को कि जो है फलाना एग्जिबिट जो है वो हम कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो कोर्ट उसको लेकर एग्जिबिट करती है। एग्जिबिट करने से मुराद क्या होता है, अपने रिकॉर्ड फाइल का हिस्सा बनाती है, कोर्ट फाइल का हिस्सा बनाती है। पहले वो आपकी फाइल का हिस्सा होता है, बाद में वो कोर्ट की फाइल का हिस्सा बन जाता है। तो आप अपनी रोड मैप देते हो एविडेंस का और बताते हो कि हम जो है इन दो विटनेसेस को एग्जामाइन करेंगे और ये वाली एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। आप कोर्ट को बताते हो कि आपके ऊपर क्या बर्डन ऑफ प्रूफ है। फॉर एग्जाम्पल इन जनरल केसेस, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनमें प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का, ठीक है। और डिफेंस के ऊपर क्या होता है, डिफेंस ने ये कहना होता है कि भी प्रोसिक्यूशन ने इस केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है, जो कि इसमें प्रूफ नहीं होगा। मतलब कि डिफेंस ये स्टैब्लिश करेगी किस तरीके से इस केस के अंदर देयर आर रीजनेबल डाउट, ठीक है। फिर उसके बाद लेट्स सपोज अगर डिफेंस साइड क्या करती है, कोई प्ली लेती है, प्ली ऑफ एलिबाई ले लिया, ठीक है, या फिर जो है प्ली ऑफ इंटॉक्सिकेशन ले लिया, प्ली ऑफ अंडर एज ले लिया, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ये नहीं कि प्रोसिक्यूशन जो है कंप्लीटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसका बर्डन अपनी जगह मौजूद है, बट बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिफेंस के शोल्डर के ऊपर भी आ जाता है। नाउ यू आर सपोज टू सेटिस्फाई अस कि वेदर यहाँ पर जो है आपका जो लियो फेलिबाई एप्लीकेबल है। लियो फेलिबाई का मतलब ये होता है कि जिस टाइम पर ऑफेंस हुआ उस टाइम पर जो जवाबदार है, जो एक्यूज है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं था, कहीं और। तो आपको ये साबित करना होगा कि क्या सबूत आपके पास है जो कि शो करता है कि वो बंदा उस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं था, बल्कि किसी और जगह पर मौजूद था। इसी तरीके से इंटॉक्सिकेशन का अगर आप ली लेते हैं, ठीक है, तो आपने ये साबित करना होगा विद एविडेंस कि जो है किस तरीके से आप इस प्ली को ले रहे हो और यहाँ पर आपको वो अफोर्ड होनी चाहिए प्ली, ठीक है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, इन चार चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। आप बेसिकली खुद को इंट्रोड्यूस करवा के जो है फिर आगे उसकी प्रोसीड करते हो। पहले प्रोसिक्यूशन की साइड आएगी, उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट होगी, फिर डिफेंस की साइड आएगी, फिर उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट होगी। दोनों काउंसल्स की जब जो है दोनों साइड की ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाती है, फिर हम जाते हैं आगे एविडेंस के स्टेज के ऊपर। एविडेंस के दो फेसेस होते हैं, एक डायरेक्ट एग्जामिनेशन होती है, दूसरी क्रॉस होती है। पहले विटनेस का डायरेक्ट होगा जो कि उसका अपना काउंसिल करेगा, फिर उसी का क्रॉस होगा जो कि अदर साइड का काउंसिल करेगा, ठीक है। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्या जो है मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, सबसे पहले जो है जो अटॉर्नी आता है वो आकर क्या कहता है विटनेस को कि आप विटनेस बॉक्स में आ जाएं, ठीक है। और उससे पहले पूछेगा कि आप लाइक ऑडिबल हूँ मैं आपको, अगर आप ऑनलाइन कंपटीशन के अंदर हैं, ठीक है, तो ऑडिबल होने का पहले पूछते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है बिफोर स्टार्टिंग डायरेक्टली। तो सबसे पहले वो विटनेस से ओथ लेगा। ओथ क्या लेगा कि आप जो कुछ भी कोर्ट में कहोगे वो बिल्कुल सच और दुरुस्त होगा, इसकी ओथ ली जाती है विटनेस से। फिर उसको ये कहा जाता है कि भाई कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए जो है आप अपना नाम अनाउंस करें और उसको स्पेल भी करें। तो फिर वो अपना नाम बताते हैं कि माय नेम इज एहसन, AHSAN, ठीक है, तो मेरा नाम ये है। तो ये सवाल दो पहले मैंडेटरी होते हैं, फिर उसके बाद जो है आप अपने तरीके से उसको डायरेक्ट कर सकते हो। आप उसको पहले बोलोगे कैन यू प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जिसमें वो खुद को बताता है दैट आई एम सर्विंग एज अ कैप्टन और मुझे इतने साल हो गए सर्विस में, तो मेरे स्कोप ऑफ वर्क में ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये सवाल आप कैसे फ्रेम करोगे, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द कोर्ट, ठीक है। अब ये बात उसकी पहले से जो एग्जिबिट के अंदर उसकी स्टेटमेंट है, जो विटनेस टेस्टिमनी है, उसके अंदर लिखी हुई है। बट आपने क्या करना है, सवाल ऐसा पूछना है जिसका जवाब विटनेस वही दे जो कि उसकी टेस्टिमनी के अंदर लिखा हुआ है, कोई न्यू चीज ना लेकर आए। बट हाँ, तो ऐसे फील होना चाहिए कि वो रीडिंग नहीं कर रहा, बल्कि वो खुद से जो है वो वाली चीजें कह रहा है, मतलब जिस वो वाली सारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो अटॉर्नी होता है उसको क्वेश्चन आंसर्स की जो एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है, जो कि वो उससे पूछेगा। वो सवाल जवाब पूछने के बाद जो है उसने जो भी उसकी स्टेटमेंट होती है विटनेस की, उसको रिकॉर्ड पर लेकर आना होता है ताकि वो कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, ठीक है। उसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना होता है कि आपने जो टाइमलाइन होती है उसको फॉलो करें, ताकि विटनेस भी इजीली आंसर कर सके और कोर्ट को भी क्लैरिटी वहां पर हो। कि जैसे कि आपने पूछा कि अच्छा आप क्या आप खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, उसने इंट्रोड्यूस करवा लिया, फलानी तारीख पर क्या हुआ था, ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ था, फलानी तारीख पर क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर आपने क्या किया, क्या आपने किसी को कॉल की, वहां पर और कौन मौजूद था, ठीक है, और फिर जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो आपने वहां क्या देखा, ठीक है। तो इस तरीके के क्या, कौन, ठीक है, मतलब हु, वाई, व्हाट, वेयर, होम, इस तरीके के सवाल जो कि सजेस्टिव क्वेश्चंस नहीं होते, आपने वो पूछने होते, ठीक है।
मतलब कि जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो सजेस्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो स्ट्रिक्टली मना होते हैं आपकी डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर। अब लीडिंग क्वेश्चन हम किसको कहते हैं, जिसमें आप कोई सजेशन दे रहे होते हैं, मतलब आप स्पून लेकर विटनेस को फीड करवा रहे होते हो कि भाई आप ये चीज बोलो। जैसे कि मैं कहता हूँ कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आप जो है इतने बजे वहां पर मौजूद थे, दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें मैं उससे हाँ या ना में जवाब चाह रहा हूँ, उससे एक्सप्लेनेशन नहीं चाह रहा हूँ। तो लीडिंग क्वेश्चन जो है वो आपके डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर मना होते हैं। इवन पाकिस्तान की रियल कोर्ट मैकेनिज्म के अंदर भी ये चीज होती है। तो आप जो है कभी भी डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपने क्वेश्चन को फ्रेम करना है हु व्हाई व्हाट वेयर होम की चीजें, जिससे जो है वो बंदा एक्सप्लेनेशन के जरिए जवाब दे। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करे। ठीक है, ये चीजें आपने अपनी जहन में रखनी होती है डायरेक्ट एग्जामिनेशन के दौरान। फिर उसके बाद जो है आपका, जब विटनेस का डायरेक्ट एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, कोशिश करें सवाल ऐसे फ्रेम करें और विटनेस ऐसे जवाब दे, क्योंकि विटनेस आपका अपना है ना। आप पहले से तैयारी करके हैं, अगर आपको 5 मिनट या 8 मिनट है तो 8 मिनट के अंदर आप उसको कंक्लूड कर दें, टाइम अपना हो आपका। फिर उसके बाद जो है अदर साइड के काउंसिल को कहा जाता है, नाउ यू हैव दी अपॉर्चुनिटी, अगर आप इसको क्रॉस करना चाहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ चीजें आपने ध्यान में रखनी होती है। इसमें ज्यादातर जो है आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हो। ठीक है, उन लीडिंग क्वेश्चंस के अंदर जो है आप पेरिफेरियल क्वेश्चंस पूछते हो। ठीक है, पेरिफेरियल, एक होता है पेरिफेरियल क्वेश्चन और दूसरा होता है कार्डिनल क्वेश्चन। ठीक है, कार्डिनल क्वेश्चन ये है कि आप किसी से पूछो क्या यह बात दुरुस्त है कि आप वहां पर जो है मौजूद थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो बंदा बोलेगा हाँ मैं मौजूद था। बट आप अगर उससे ये सवाल पूछो कि जब आप वहां पर थे तो टाइम क्या हो रहा था, तो आपके अलावा वहां पर क्या क्या चीजें शामिल थी। ठीक है, क्या वहां पर कोई लाइक टाइम कितना हो रहा था, वहां पर कोई लाइट वगैरह लगी हुई थी, आपने उस बंदे को कैसे पहचाना। तो मतलब हम क्या करते हैं, एक प्लॉट करते हैं। ठीक है, प्लॉट करने के बाद, प्लॉटिंग करने के बाद हम उस बंदे का वहां पर घेराव करते हैं, सर्कल बनाते हैं, फिर हम उसके ऊपर अटैक। तो दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल क्वेश्चन। कार्डिनल सवाल क्या होता है, आप डायरेक्टली निशाना बना रहे हो उसी चीज को, और बंदा तो सिंपली बोलेगा ना। जैसे आप किसी से पूछ लो क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने जो है इसका कत्ल होते हुए नहीं देखा, वो बोलेगा नहीं दुरुस्त नहीं है, मैंने तो देखा। तो यहाँ पर आप उससे डाउट पैदा नहीं कर सकते। आपने पेरिफेरल इधर उधर के सवाल पूछने होते हैं, साइड प्लॉटिंग करनी होती है, प्लॉटिंग करने के बाद जैसे ना फील्डिंग करनी होती है, फील्डिंग करने के बाद सवाल लगाने के बाद फिर आप उसको लाकर एक जगह बताते हो। टाइम के बारे में पूछ लिया, लाइट के बारे में पूछ लिया, और कौन मौजूद था, इस तरीके से। तो जब आप एक विटनेस से लीडिंग क्वेश्चन पूछते हो ना, लेट्स सपोज एक विटनेस से आपने पूछा कि वहां पर कौन कौन मौजूद था, उसने बोला कि मैं और फलाना बंदा मौजूद थे, तो चलो ठीक है। दूसरा विटनेस आता है, आप उससे सेम सवाल पूछते हो वहां पर कौन कौन मौजूद था, उसने बोला मैं, फलाना और फलाना मौजूद थे। कंट्रडिक्शन आ गई। एक विटनेस कह रहा है कि वहां पर हम दो मौजूद थे, दूसरा विटनेस आकर कह रहा है कि नहीं हम वहां पर तीन मौजूद थे। ठीक है, इस तरीके से आप जब तीसरे विटनेस को क्रॉस करोगे तो आपने उससे भी सेम सवाल पूछ लेना है। तो देर द पॉसिबिलिटी कि वो भी ये सवाल पूछेगा कि वहां पर मैं और मैं मौजूद था। अब लाजमी नहीं कि सब लोग इसी तरीके से आंसर करेंगे, आपने ये देखना होगा कि क्या उसने अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि वो वहां पर मौजूद था। अगर था तो उससे कभी भी इवेट नहीं कर सकता, वो आपको हाँ में आंसर देगा कि मैं मौजूद था। सारा काम खराब इसने किया, पहले ही विटनेस, उससे एक लड़ी स्टार्ट हुई खराब होना, उसने बोला कि हम दो थे, फिर अगले ने बोला हम तीन थे, तीसरे ने बोला हम चार थे। कंट्रडिक्शन पैदा हो जाती है। तो ये छोटे छोटे डाउट होते हैं जो कि रीजनेबल डाउट कहलाते हैं, और एक्यूज को वहां पर बेनिफिट देते हैं लाकर। सो रेदर देन आस्किंग कार्डिनल क्वेश्चंस, आपने वहां पर पेरिफेरल क्वेश्चंस पूछने होते हैं, और छोटे और लीडिंग क्वेश्चन पूछने होते हैं जिसमें आप विटनेस को सजेस्ट करें। ठीक है, सजेस्ट करें कि आप जो है इसमें हाँ या ना में जवाब। अब लेट्स सपोज अगर आप एक ऐसे विटनेस हैं जो कि खुद क्रॉस हो रहा है, लाइक एक सामने अटॉर्नी है और आपका क्रॉस हो रहा है, तो आपने कहाँ पर कैसे उस सिचुएशन को टैकल करना है। वहां पर ये ट्रिक होती है कि आप पहले हाँ या ना में जवाब दें, देन यू हैव द ऑप्शन टू एक्सप्लेन। उसको हम कहते हैं वॉलंटरी स्टेट करना। जैसे आपने कहा कि हाँ बट उसमें ऐसे था, मतलब आप अपनी उसमें एक्सप्लेनेशन लगा दो जो कि आपके हाँ या ना को कवर कर दे, बता दे कि हाँ या ना कहने के पीछे क्या रीजन था जो कि आपको कल को फायदा देगा, कि आपने उस चीज को एक्सप्लेन किया कि आपके आंसर के पीछे क्या लॉजिक था। क्वेश्चन को स्ट्रक्चर ऐसे करें जैसे विटनेस की क्रेडिबिलिटी को आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखें मैं करेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। करेक्टर और क्रेडिबिलिटी दोनों अलग चीजें होती हैं। जो आपका लॉ ऑफ एविडेंस है उसके मुताबिक आप विटनेस के करेक्टर को डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर सकते एक्सेप्ट सर्टेन सिचुएशन, तो आपने उन रूल्स को देखना होता है। ठीक है, बट आप उसकी क्रेडिबिलिटी को इम्पीच कर सकते हो। जैसे कि पहले विटनेस ने एक बात बोली, दूसरे विटनेस ने दूसरी बात बोली, तीसरे ने तीसरी बात बोल दी।
क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन होगी ना तीनों विटनेसेस की, या तो वो सच्चा है या ये सच्चा है, वो सच्चा है, मतलब केस को बनाया जा रहा है रीजनेबल डाउट आ गया, doubt as to time, as to the place of incident, as to the presence of witnesses there, ये सारे आपके डाउट वहां पर पैदा होते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से डायरेक्ट एग्जामिनेशन के लिए आपके पास सर्टेन टाइम होता है, वैसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है जिसके अंदर आपने उस चीज को आंसर करना होता है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि विटनेसेस जो होते हैं आपके, वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में हो या क्रॉस में हो, वहां पर एक रियल टच जरूर होना चाहिए आपकी परफॉर्मेंस के अंदर। काइंड ऑफ ड्रामा वी कैन से, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने ड्रामा करना होता है, बट व्हेन आई से ड्रामा तो उसका मतलब ये है कि आपने खुद को मॉडरेट रखना है। लाइक इतना भी ओवर नहीं हो जाना कि आपकी एक्टिंग के पैसे वहां से कट जाएं, ठीक है, और इतना भी आपने कम नहीं होना कि ऐसे लगे कि आप तो बिल्कुल रट रटा कर आए एक चीज को। तो यू हैव टू, वो कहते हैं ना कि करेक्टर में खुद को सांच लेना है आपने, ठीक है। ऐसे होना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर विटनेस आप खुद हो और यहाँ पर आप टेस्टिमनी दे रहे हो, ऐसे आप गवाही दो जैसे कि वो मर्डर हुआ है तो आपने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। इतना आपके अंदर इमोशनल टच वहां पर उस टाइम पर होना चाहिए। मॉडरेट किस्म का, ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो, एवरेज किस्म का आपने वहां पर रखना होता है। इमोशनल होके जो है जवाब देना होता है। सवाल पूछा जा रहा है उसमें जो है ना, फिर आप जवाब दे रहे हो तो ऐसे होना चाहिए कि आप पेपर रीडिंग नहीं कर रहे हो, रट कर नहीं आए हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे सवाल पूछा गया, लाइक आप उसको किस तरीके से जानते हो, तो आप उसको, आई आई नो हिम लाइक फॉर द पास्ट 5 days, लाइक वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेट एट फलाना व्हेन वेयर वी हैड अ कॉफी। और इस तरीके से करके मतलब आपने बिल्कुल नेचुरल होगी उस सवाल का जवाब देना होता है, ताकि लगे दैट यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स और ये आपके साथ एक्चुअल में वाकया हुआ था। तो इट्स अ कैरेक्टर प्लेइंग मैच एज वेल, जिसमें विटनेसेस का खास तौर पे ये रोल होता है। दूसरी बात, जब आप एज अ विटनेस अपीयर हो रहे होते हो तो वहां पर आप अपने कॉस्ट्यूम्स वगैरह भी पहन सकते हो, ठीक है। विटनेसेस आपके दो किस्म के होते हैं यहाँ पर, एक होता है ले विटनेस जिसको हम कहते हैं कि ऐसा विटनेस जो कि फैक्ट्स के रिगार्डिंग टेस्टिफाई करेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरा होता है एक्सपर्ट विटनेस, जैसे कि डॉक्टर हो गया, कोई साइंटिफिक एक्सपर्ट हो गया, कोई साइकोलॉजिस्ट हो गया, कोई जो है आपका फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो गया। तो ये आपके एक्सपर्ट विटनेसेस होते हैं जिनकी अगेन क्यूएसओ में अगर आपने पढ़ा होगा तो टेस्टिमनी वो एडमिसिबल होती है, उसका भी आप रेफरेंस वहां पर दे सकते हो। तो आप उसके मुताबिक कॉस्ट्यूम पहन सकते हो। लेट्स सपोज कि अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर था तो आप उसका कॉस्ट्यूम पहन कर आ सकते हो, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का जो कॉस्ट्यूम होता है आप वो पहन कर आ सकते हो। तो वैसे क्या होता है कि लग रहा होता है कि वाकई में आपने उस करेक्टर में खुद को ढाल लिया है और आप अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हो। तीसरी चीज, क्रॉस और डायरेक्ट के दरमियान दौरान जो है ये अपनी जहन में रखा करें कि यू यू कैन नॉट डाइवर्ट फ्रॉम योर एविडेंस। जो आपको मूड प्रोपोजिशन के अंदर केस फाइल के अंदर आपकी टेस्टिमनी बताई गई है, आप उससे जो है खुद को डेविएट नहीं कर सकते। सब चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। मैंने अगर एक विटनेस से सवाल पूछा तो मैं सवाल कहाँ से बनाऊंगा, ऑब्वियसली उसकी उस टेस्टिमनी को देखकर बनाऊंगा ना। ठीक है, मैंने सवाल पूछा और विटनेस ने जो है ऐसा जवाब दिया जो कि कंट्रडिक्ट कर रहा है उसकी टेस्टिमनी से, तो ये भी मेरे पास एक ग्राउंड होगा उस विटनेस को इम्पीच करवाने का। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये बात मेंशन की हुई है? चीज तो वो डिनाई नहीं कर सकता। अगर वो डिनाई करेगा, स्क्रीन शेयर करके जज को उसी टाइम पर दिखा दो कि इन्होंने यहाँ पर ये बात की है, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, जो कि यहाँ पर कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू कैन नॉट डेविएट फ्रॉम दी मूड प्रोपोजिशन। केस फाइल समझें कि आपको एक सर्कल लगा कर दे दिया गया है, आपने उस सर्कल के अंदर रहना है, आपने उस कन्फाइन के अंदर रहते हुए जो है चीज़ों को आंसर करना होता है, तरीके से टैकल करना होता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि आपने अपने डायरेक्ट एग्जामिनेशन के दौरान और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो है अपने जहन में रखनी होती है, और अकॉर्डिंगली आपने अपने सवाल जवाब वहाँ पर बनाने होते हैं। इवन यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जब पहला सवाल पूछेंगे, खास तौर पे क्रॉस के दौरान, जो आप पहला सवाल पूछेंगे, पहला सवाल पूछने के बाद जो है आपको आगे से क्या जवाब मिलेगा, तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये जवाब मिलेगा तो मैंने आगे क्या सवाल करना है, ठीक है। और लेट्स सपोज कि सेकंड आंसर आ गया, उसके बाद आपका सेकंड फॉलो अप क्वेश्चन क्या होना चाहिए, उसका क्या आंसर आएगा, फिर उससे अगला सवाल क्या होना चाहिए। मतलब यू हैव टू फॉलो अ टाइमलाइन, और पेरिफेरल क्वेश्चंस पूछ के जो है आपने वहां पर अपनी पोजीशन को सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज कि ये तो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आ गए, उनका डायरेक्ट और क्रॉस हो गया, अगर डिफेंस के विटनेसेस आते हैं, अक्सर स्टूडेंट जो है ना इस चीज को समझने में जो है ना गलती कर देते हैं कि हमेशा जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं होता। यू हैव टू सी दी चैम्बर जहां पर आप स्टैंड कर रहे हो।
अगर वो ट्रायल चैम्बर है तो प्रोसिक्यूशन का बर्डन है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का, डिफेंस का ये कि उसने उसमें रीजनेबल डाउट पैदा करने, और प्रोसिक्यूशन ने क्या करना है कि केस को प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, डिफेंस ने रीजनेबल डाउट पैदा करने। बट अगर जो है कोई केस आपका ऐसे है जिसमें डिफेंस कोई प्ली ले रहा है, प्ली ऑफ एलिबाई लेट्स सपोज ले ली उसने, तो उसने उस प्ली को भी वहां पर स्टैब्लिश करना होता है। ये साबित करना होता है कि किस तरीके से जब उसके विटनेस आएंगे वो ऐसा एविडेंस कोर्ट में लाकर देंगे जो कि ये साबित करे कि एक्यूज है उस टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ मौजूद नहीं था बल्कि कहीं और मौजूद था। तो वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन के शोल्डर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है टू दी एक्सटेंट ऑफ दैट प्ली, कि आप अब साबित करो कि कैसे वो जवाबदार वहां पर उस टाइम पर मौजूद नहीं था। आखिरी चीज जो अपनी डायरेक्ट और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है वो अपने जहन में हमेशा रखा करें, दैट इज के आपके पास जो है ना वहाँ पर एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम के अंदर आपने चीज़ों को कंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो उसकी आप पहले से जब आप प्रैक्टिस वगैरह करके रखोगे तो आप इजीली जो है चीज़ों को वहाँ पर टैकल कर लोगे। क्वेश्चन की रेलेवेंसी को देखें, ये ध्यान में रखेंगे, आप एक एक्सपर्ट से लेमैन वाला सवाल नहीं पूछ सकते, आप एक लेमैन विटनेस से एक्सपर्ट वाला सवाल नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो वो जो कंसर्न विटनेस है आपने उससे वो वाला सवाल ही पूछना है, वरना आपको वहां पर ये ऑब्जेक्शन देखने को मिल जाएगा कि जो सवाल पूछा जाए दैट इज इररेलेवेंट, ठीक है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर विटनेस, क्योंकि ये एक ले विटनेस है, ये एक्सपर्ट टेस्टिमनी नहीं दे सकता, ये एक्सपर्ट विटनेस है, ये फैक्चुअल पोजीशन नहीं बता सकता क्योंकि ये वहां पर मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है जो कि आप अपने डायरेक्ट एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर जो है वो अपने जहन में रखते हैं, ठीक है। आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, डायरेक्ट एग्जामिनेशन और क्रॉस में बहुत बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, वो ये होता है कि देखो आपको जो केस फाइल दी जाती है ना उसमें कुछ एग्जिबिट्स होते हैं जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, एक तो आपके फैक्ट्स होंगे, दूसरा उसमें स्टेटमेंट होंगी, तीसरा उसमें एग्जिबिट्स होते हैं। उन एग्जिबिट में लेट्स सपोज मर्डर वेपन हो सकता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट हो सकती है, सीडीआर की रिकॉर्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें कुछ एविडेंसेस ऐसे होंगे जो कि प्रोसिक्यूशन की साइड की फेवर के होंगे, कुछ एविडेंसेस ऐसे होंगे जो कि डिफेंस की साइड की फेवर के। लेट्स सपोज एक मर्डर वेपन है, ठीक है, वो जब प्रोसिक्यूशन साइड का जो विटनेस आएगा उसने उस मर्डर वेपन को एग्जिबिट करवाना होगा, जस्ट बिकॉज अ पर्टिकुलर जो आर्टिकल है, जो एग्जिबिट है वो केस फाइल का हिस्सा है, वो हमारे सामने नहीं आएगा, जज के सामने नहीं आएगा। तो आपने क्या करना होगा, जो काउंसल उसको डायरेक्ट करवा रहा होता है वो क्या करता है, दैट आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट टू एग्जिबिट फलाना एग्जिबिट, ठीक है। वो आप फिर स्क्रीन शेयर करके बताते हो कि एग्जिबिट नंबर फलाने को हम सबमिट करवाना चाहते हैं, इसको रिकॉर्ड पर लिया जाए एज अ एग्जिबिट। तो एग्जिबिट करने से मुराद करता है कोर्ट उसको कोर्ट फाइल का हिस्सा बनाती है और उसको एज अ एविडेंस कंसिडर करती है। पहले भले वो फाइल में मौजूद है बट तब तक उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा जब तक प्रोसिक्यूशन की तरफ से उसको एग्जिबिट नहीं करवाया जाता। तो प्रोसिक्यूशन का काउंसिल है जो डायरेक्ट करवा रहा है, उसने प्रोसिक्यूशन की साइड के जो भी एविडेंसेस होते हैं उनको एग्जिबिट करवाना होता है। इसी तरीके से जो डिफेंस का काउंसिल है जो कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन करवा रहा होता है, उसने डिफेंस साइड के जितने भी एविडेंसेस है वो वहां पर एग्जिबिट करवाने होते हैं। अब डिफेंस साइड से क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लियो फैलीबाई ली गई, आपके पास एग्जिबिट नंबर 4 के ऊपर सीडीआर की रिपोर्ट थी, ठीक है। सीडीआर ये कहती है कि जिस टाइम पर ऑफेंस हुआ उस टाइम पर इस बंदे की जो लोकेशन है वो यहाँ की नहीं आ रही थी, कराची की बजाय हैदराबाद की आ रही थी, ठीक है। वो आपके एग्जिबिट के अंदर मौजूद है। आपने जब उस विटनेस को विटनेस बॉक्स में बुलाया, डायरेक्ट एग्जामिनेशन आप कर रहे थे डिफेंस की साइड से, तो आपने कोर्ट को ये कहना है कि आई वी वुड लाइक टू प्रोड्यूस एग्जिबिट नंबर फलाना विच शुड बी लाइक विच मे प्लीज बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी, उस एग्जिबिट पर जाएगी, उसको देखेगी सीडीआर है, सीडीआर को रिकॉर्ड पे ले लिया, ठीक है। और इस तरीके से प्रोसिक्यूशन साइड ने अपनी साइड ऑफ एग्जिबिट एग्जिबिट करवाने होते हैं, डिफेंस ने अपने। अगर आपने नहीं करवाया, केस फाइल में है बट नहीं करवाया, तो उसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब लेट्स सपोज प्रोसिक्यूशन ने एक एग्जिबिट करवाना था, उन्होंने नहीं करवाया, डिफेंस साइड इस चीज को उठा सकती है अपने जो फाइनल जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो क्लोजिंग रिमार्क्स होते हैं उनके क्लोजिंग स्टेटमेंट उसके अंदर उठा सकते हैं। बट अगर इन्होंने जो है एक एविडेंस को एग्जिबिट करवाना तो वो नहीं करवाया, तो उसके ऊपर उसकी डायरेक्ट एग्जामिनेशन भी नहीं हो सकती। लाइक जो एविडेंस रिकॉर्ड पर ही नहीं आया है उसके ऊपर जो है जो डिफेंस साइड है वो सवाल भी नहीं पूछ सकता। हाँ, विटनेस को ये पूछ सकते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने जो है जो मर्डर वेपन है वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब कोर्ट में एग्जिबिट नहीं करवाया। तो अगर वो मान लेता है कि हाँ ये बात दुरुस्त है, ये इस फाइल के अंदर मौजूद था बट उसने एग्जिबिट नहीं करवाया, तो ये डिफेंस के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमेशा दोनों साइड के अटॉर्नीज के लिए जो आपको केस फाइल के अंदर एग्जिबिट्स दिए जाते हैं, यू हैव टू सी कौन सा आपकी फेवर का है, किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करें।
और अगर एक साइड ने उसको इस्तेमाल कर भी लिया है, अदर साइड को ये देखने की जरूरत है कि भाई वो किस तरीके से आप उसको अपनी फेवर में भी लेकर आ सकते हो। ठीक है, ये चीजें होती है जो आपने डायरेक्ट क्रॉस के दरमियान दौरान जो अपने जहन में रखनी होती है। फिर इन दी एंड आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है। क्लोजिंग स्टेटमेंट जो है वो आप लिख कर भी लेकर जा सकते हो, बट ऑफन टाइम्स क्या होता है कि आपको ये वहां पर बैठ कर लिखनी पड़ती है। वहां पर बैठ कर कैसे क्यों लिखनी पड़ती है? बिकॉज इसमें एक तो आप अपनी फैक्चुअल पोजीशन को बताते हो, दूसरा आप अपने एविडेंस को सिंथेसाइज करते हो। अपने एविडेंस को सिंथेसाइज करते हो और विटनेस क्रेडिबिलिटी अपनी बताते हो। आप किस लॉ के ऊपर रिलाई कर रहे हो, किस केस लॉ के ऊपर रिलाई कर रहे हो, वो चीजें आप बताते हो। बट उसके साथ साथ जो है, अगर आप डिफेंस की साइड से और प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये बर्डन था क्योंकि उन्होंने अपना केस जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना था, बट दे हैव फेल्ड टू डू सो, तो जो है आप क्या करोगे, आप उन वीकनेसेस को भी लेकर आओ। फॉर एग्जाम्पल, prosecution has failed to discharge the burden of proof beyond reasonable doubt। ठीक है, किस वजह से? कि उनके विटनेस नंबर वन ने ये कहा, टू ने ये कहा, थ्री ने ये कहा। ठीक है, फिर टू वन ने ये कहा, टू ने ये कहा, थ्री ने कहा, कंट्राडिक्शन आ रही, रीजनेबल डाउट है। ये एविडेंस उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया कोर्ट पर, जिसको विटनेस ने एडमिट भी किया, उस चीज को भी लेकर आए। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, अपनी स्ट्रेटेजी को अडेप्ट करना पड़ता है। हो सकता है कि पहले से आप जो चीज लिख कर आए हों उसके बिल्कुल डिफरेंट जो है स्टोरी हुई हो। ठीक है, तो अगर वहां पर आप वो लिखा हुआ लाके क्लोजिंग स्टेटमेंट में पढ़ोगे तो इतनी परसुएसिव नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा जो क्लोजिंग स्टेटमेंट वाला अटॉर्नी होता है, दे हैव टू बी वेरी अटेंटिव। जब पहला विटनेस आता है तब से लेके जब आखिरी विटनेस आएगा तब तक जो उसने अटेंटिव होकर सुनना होता है। और ये देखना होता है कि कहाँ कहाँ पर उनका विटनेस जो है वो इम्पीच हो रहा है, क्रेडिबिलिटी उसकी क्वेश्चन हो रही है, उस चीज को नोट करे स्ट्रक्चर तरीके से, क्योंकि आपने अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट के अंदर उसको मेंशन करना है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीइटरेट योर फैक्चुअल पोजीशन। उसके बाद आप क्या करते हो, अपने एविडेंस को लीगल स्टैंडर्ड, मतलब जो लॉ, जो केस लॉ जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि दिस ऑफेंस रिक्वायर्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ थ्री एलिमेंट्स बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड इन आवर केस, किस तरीके से नहीं, आप उनको बताएं। केस लॉज क्या कहते हैं उनको बताएं। विटनेस की क्रेडिबिलिटी अपनी आप कैसे साबित कर रहे हो, उनके विटनेसेस को कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, ये वहां पर आपने बताना होता है। ये भी बताना होता है वहां पर, अगर आप डिफेंस साइड से हैं तो आपने अपना जो बर्डन ऑफ प्रूफ है फॉर द रीजन कि आपने एक प्ली ऑफ डिफेंस ली थी, तो वो किस तरीके से आपने वहां पर डिस्चार्ज किया। इसमें थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा पैशन इंक्लूड होता है, एनालिटिकल रीजनिंग होती है। ठीक है, और थोड़ा सा मतलब एक एक होता है ना कि आखिरी जो हथौड़ा मारना होता है, आखिरी चोट आपने लगानी होती है, वो आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है। तो अगर आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट इनफ परसुएसिव है तो आपको अच्छी मार्किंग मिलेंगी, वरना जो है अगर आप पहले से लिख कर आए हो क्लोजिंग स्टेटमेंट वही अगर आप आकर अपनी रीड आउट करें तो आपको वहां से मार्किंग नहीं मिलेगी, इतनी अच्छी मार्किंग नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। तो हमेशा प्रोसिक्यूशन की साइड हो या डिफेंस की साइड हो, दे हैव टू बी वेरी अटेंटिव। खासतौर पर वो अटॉर्नी जो क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख रहा होता है, उसने उसी राउंड के दौरान ये देखना होता है कि क्या एविडेंस दिया जा रहा है, क्या एविडेंस नहीं दिया जा रहा, क्या क्या विटनेस टेस्टिमनीज के दरमियान जो है कंट्रडिक्शन आ रही हैं जिनको वो पॉइंट आउट करेगा, और अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट में लाकर एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक स्ट्रक्चर तरीके से उनको लाकर कोर्ट के सामने रखेगा। तो ये तरीका होता है जिस तरीके से हम अपनी जो है क्लोजिंग स्टेटमेंट को जो है वो ड्राफ्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक छोटी सी स्कीम होती है आपकी मॉक ट्रायल कॉम्पिटिशन की, जिसमें आपने जस्ट ये वाले ओपनिंग स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, डायरेक्ट एग्जामिनेशन के डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, क्रॉस के सवाल बनाने होते हैं, और क्लोजिंग स्टेटमेंट बनानी होती है। ठीक है, सब कुछ जो है आप फॉरसाइट करके जा रहे होते हैं, बिकॉज अगेन इट्स अ कॉम्पिटिशन। और ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें आपने दोनों साइड से तैयारी करनी होती है। तो मुझे पता है कि अगर मैं प्रोसिक्यूशन साइड से ये सवाल पूछूंगा तो डिफेंस साइड का क्या जवाब आएगा, और उसके लिए मैंने फिर अगला सवाल क्या पूछा। अगर मैं डिफेंस साइड से आ रहा हूँ तो मुझे पता होगा कि भाई मैं ये सवाल, उनकी तरफ से ये जवाब आएगा पहले से, मतलब उनकी जो स्टेटमेंट है वो ये चीज बोलेंगे, उसको मैंने इस तरीके से क्वेश्चन करना है, फिर दोबारा से उनका ये जवाब आएगा, फिर मेरा आगे क्या क्वेश्चन। तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन से ज्यादा आपकी जो टेक्निकल चीज होती है यहाँ पर वो होती है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वहां पर आप एक विटनेस की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करो। अच्छा, नाउ द मॉक ट्रायल कंपटीशन इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम आवर रियल कोर्ट रूम्स। वो किस तरीके से, यहाँ पर आपका प्रोसिक्यूशन की साइड का भी डायरेक्ट और चीफ होता है। ठीक है, मतलब सॉरी, चीफ और क्रॉस होता है, और आपकी डिफेंस साइड का भी जो विटनेसेस होते हैं उनका भी डायरेक्ट एग्जामिनेशन भी हो रहा होता है, उनका क्रॉस भी हो रहा होता है। बट हमारे रियल टाइम लिटिगेशन के अंदर ऐसे नहीं होता। प्रोसिक्यूशन साइड पर ऐसे होता है, डिफेंस साइड पर ऐसे नहीं होता। डिफेंस साइड पर जो एक्यूज होता है उसको चॉइस दी जाती है कि क्या आप जो है ओथ के ऊपर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओगे या विदाउट ओथ करवाओगे। अगर वो ओथ के ऊपर करवाता है तो ऐसी सूरत में उसको क्रॉस एग्जामाइन किया जाता है बाय द प्रोसिक्यूशन काउंसिल। अगर वो विदाउट ओथ अपनी स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करवाता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही किया जाता है, तो फिर उस सूरत में जो है उससे कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होती।
क्यों नहीं होती? उसके पीछे रीजन ये है कि डिफेंस साइड ये कहती है कि भाई वी आर स्टैंडिंग इन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में है, यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये बर्डन है दैट दे आर सपोज टू डिस्चार्ज देयर बर्डन ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये वाला स्टैंडर्ड है वहाँ पर। तो लेट देम प्रूव द सेम, हमें कोई चीज साबित करने की जरूरत थोड़ी है, हमने तो उनके एविडेंस को वीक करना है, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। बट उनको जो है एक एक चीज साबित करनी है, उसको स्टैब्लिश करना है, कंक्रीट एविडेंस लेकर आना है, ताकि वो जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का थ्रेशोल्ड है उसको पूरा कर सके। एक्यूज साइड इसलिए जो है विदाउट क्रॉस जो है वहां पर चलते हैं और बगैर ओथ के अपनी स्टेटमेंट देते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट मामला आपका फाइनल आर्ग्यूमेंट की तरफ चले जाता है। रियल टाइम लिटिगेशन में ऐसे होता है।